बहुत है भी, उसको एक बार दो बार समझा जरूर करो कि क्या है सारणी की प्रॉपर्टी। उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हो गए तो सारणी का मान शून्य हो गया। कोई रो या कॉलम ले लीजिए, उसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो समझ लीजिए उस सारणी का मान शून्य हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड। यानी कि अगर कभी भी और रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो सारणी के मान पर कोई असर नहीं पड़ता, वही मान रहता। तीसरा था कि यदि कोई सारणिक है, उसकी दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, आइडेंटिकल, तो भी सारणी का मान शून्य होता है। अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो दोनों में, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, या C1 C2 C1 C3 आइडेंटिकल हो गए, सर्वसम हो गया तो मान शून्य। चौथी प्रॉपर्टी थी यदि किसी सारणी की कोई दो आसन्न पंक्तियों या दो आसन्न स्तंभों में का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, किसी सारणी की दो आसन्न पंक्तियों या दो आसन्न स्तंभों का इंटरचेंज कर दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए, तो सारणी का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। मान तो वही रहता है, लेकिन जो संख्यात्मक मान वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, आगे ऋण आ जाएगा। जैसे उधर 5 आता था, अगर एक कर दिए तो ऋण 5 आएगा। ये सब का एक एक मैंने डेरिवेशन कराया, समझाया है, एक्सप्लेन किया है आपको। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई सारणिक है, उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसका गुणा हो जाएगा। जैसे आपने रो 1 में मान लीजिए m का गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी m गुना हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि अगर कोई सारणिक है, उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो अवयव का योगफल है, यानी किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो अवयव का योग है, तो सारणी या दो से अधिक अवयव का योग है, दो अवयव का योग हो या दो से अधिक अवयव का योग हो, तो सारणी को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। फिर मैंने बताया उसके बाद कि यदि कोई सारणिक है, उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी संख्या का गुणा, किसी अचर राशि का गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, वही आएगा, बदलता नहीं। यानी जैसे आप करते हो R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R2, C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C2, C1 टेंस टू C1 प्लस 3 C3, तो जब ये सब करते हो तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में किसी का गुणा करके किसी दूसरे रो या कॉलम में आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो एक बार और प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, दोहरा लेंगे, रोज एक बार जरूर पढ़िए इसको जब तक इसको पढ़ा रहे हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, कुछ एग्जाम्पल उसको हम फिर से कराते हैं। पहला क्वेश्चन है b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी, प्रूव करना a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, जब प्रॉपर्टी कोई लगाते हो तो राइट को देखकर थोड़ा आपको हिंट मिल जाता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी उसका फैक्टर है, a माइनस सी उसका फैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रॉपर्टी लगाते हो तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। आपने उसको लगाया, उससे कोई चीज़ कॉमन तो हो गई कि नहीं हुई, या जीरो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कुछ न कुछ उससे प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कुछ भी कर तो सकते ही हो कि कुछ भी करो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा, लेकिन हर स्टेप में उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हम लगाएं, इसका लाभ क्या है। सवाल को क्यों आसान कर दिया, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे आपने लगाया b प्लस सी ए बी, कुछ भी नहीं लिख सकते आप। यहाँ देखिए c प्लस ए सी
ए प्लस बी बी सी। अब देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी फैक्टर दिख रहा है, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी हमें प्राप्त हो सकता है? हाँ, R1 R2 R3 जोड़ दो तो देखिए 2b 2c 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। तो जाहिर सी बात, और इधर से जोड़ोगे नहीं मिलेगा, तो हमको कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलनी है जिससे सवाल आसान हो करने में। तो हम R1 की जगह लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा। अगर इसको जोड़ो देखो तीनों को, तो 2c 2a 2b, तो 2 हम ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहां जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी। क्लास को आप रोज लीजिए, c प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी, यही है। R1 में देखिए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, देखो यहां भी यहां भी यहां भी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लीजिए। अब देखिए क्या आ गया, 2 1 1, सी प्लस ए सी ए प्लस बी, राइट। अब आप देखिए 2 को 0 कर सकते हो, आप पहले भी किए हो। अगर आप इसमें देखिए एलिमेंट्री में भी पढ़ाए थे, 2 का गुणा करके घटा दो भाई, C1 माइनस C2 किया, फिर C1 माइनस C2 किया, एक बार घटाए फिर घटा दे, 0 तो आ ही जाएगा। इससे बढ़िया सीधा 2 का गुणा कर घटा दे, क्योंकि आप तो सीखे हो किसी का मल्टीप्लाई करके आप घटा जोड़ सकते हो। तो अगर 2 का गुणा कर घटा दे यहाँ 0, और इसमें इसको घटा दे 0, 2 0 हो जाए। C1 माइनस 2 C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो यहां हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान समझिएगा अगला स्टेप, 2 का गुणा कर घटाएंगे जिससे 0, 2 का गुणा किए 2 एक करने 2, 2 में 2 गया 0, 2 का गुणा किए 2c, c प्लस ए में 2c गया तो a माइनस सी, c प्लस ए माइनस 2c a माइनस सी, a प्लस बी में 2b गया क्योंकि 2 का गुणा कर घटाया a माइनस बी। अब C2 माइनस C3 1 में 1 गया 0, C में ये गया C माइनस ए, B में C गया B माइनस सी, यहां 1 ए सी। आपको अपने अनुसार करना, जरूरी नहीं कि जो स्टेप वही करना है, आप अलग भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब आराम से आप देखिए, आप R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो R1 देखिए 2 0 हो चुका है, तो R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए और ए चीज छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। प्रैक्टिस इसमें करिए, बार बार लगाइए, सबसे बढ़िया यही है। यहां देखिए गुणा करते हैं, ए बी ए माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां गुणा करेंगे माइनस ए सी और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी, चूंकि बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ए बी तो माइनस ए बी। अब देखिए कुछ कटेगा, माइनस बी सी प्लस बी सी, ए बी माइनस ए बी। अब आपका रिजल्ट आया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ए माइनस सी का होल स्क्वायर। आपका स्टेप हो गया, बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। प्रूफ करना है ए ऋण बी बी ऋण सी सी ऋण ए प्लस बी प्लस सी। हर बच्चा ध्यान देगा, देखिए 111 आपको दिख ही रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा सीधा हम इसमें इसको घटा दें, इसमें इसको घटा दें, C1 की जगह लिख देंगे C1 माइनस C2 और C2 की जगह लिख देंगे C2 माइनस C3।
C1 की जगह लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 की जगह लिखेंगे C2 माइनस C3। तो 1 में 1 गया 0, A में B गया A ऋण B, A क्यूब ऋण B क्यूब, 1 में 1 गया 0, B में C गया B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, 1C C क्यूब। यहां तक आ गया। देखिए 111 देखे तो 2 0, 1 में 1 गया 0, A ऋण B A क्यूब ऋण B क्यूब 0 A। अब आराम से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, A क्यूब ऋण B क्यूब को 0, A ऋण B, यहां देखिए A ऋण B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 0 B ऋण C B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, यहां 1C C क्यूब। अब C1 में देखिए A ऋण B कॉमन है और C2 में B ऋण C कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। A ऋण B ऋण C उभयनिष्ठ ले लिए, C1 से A ऋण B और C2 से B ऋण C उभयनिष्ठ ले लिए, बचा गया 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, यहाँ 1C C क्यूब। यहां तक कर लीजिए आप लोग। इसका विस्तार कर देंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? R1 के सापेक्ष। देखिए ये 0 है, देखिए अपने आप इसको मिलाइए, पता चल जाएगा किसके सापेक्ष। R1 के सापेक्ष करेंगे, A और A चीज छोड़ देंगे तो हो जाएगा A ऋण B B ऋण C, यहां मिलेगा 1 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब हो जाएगा A ऋण B B ऋण C, यहां देखिए गुणा करेंगे बच्चों तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और घटाएंगे तो बेटा सबका चिन्ह बदल जाएगा। अब यहां देखिए B स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, A ऋण B B ऋण C, अब देखिए BC माइनस AB कर देंगे, यहाँ C स्क्वायर ऋण A स्क्वायर। अब यहां देखिए फैक्टराइज कर देंगे इसको, A ऋण B B ऋण C, यहां देखिए कॉमन क्या है दोनों में B, तो C माइनस A, यहां इसको लिख सकते हैं C माइनस A C प्लस A, C स्क्वायर ऋण A स्क्वायर। इन दोनों में देखिए B कॉमन ले लिए, C माइनस A C प्लस A। अब दोनों में कॉमन क्या है? C माइनस A माइनस B B माइनस C माइनस A कॉमन लिए, तो बचा इसके पास B प्लस C प्लस A। तो आपका आंसर हो गया A प्लस B प्लस C, A माइनस B B माइनस C C माइनस